47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मान्यवर। प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है उनके कंधों पर। जो कहा जाए वो किया जाए। किसी को गलत नाम से, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर। 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले। यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। एक दरवाजा जो सरकार के पैसे से बना हो, जिसे सरकारी संस्था ने बनाया हो। मुंशी प्रेमचंद की जबान थी उर्दू। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, मुसलमानों की जबान है अरबी, उनके कुरान की जबान है अरबी।
उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है। इनकलाब जिंदाबाद की जबान है। इस जबान के साथ तासुब, उर्दू गेट बना हुआ है, तोड़ दिया जाएगा। सरकार से बना हुआ, सरकार के पैसे से और सरकार की संस्था से बनाया हुआ दरवाजा गिरा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे कानून का राज चलेगा? मासूमों को कान से पकड़कर उठा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे आप शिक्षा देंगे? आप उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे, क्योंकि मेरा गिरेबान साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरा दामन साफ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं मान्यवर, संवैधानिक बाध्यता है, हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया, कितना स्वास्थ्य पर ख्याल रखा हमने? बहुत आसान है ये कह देना कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन ये बताना पड़ेगा सदन को, नेता सदन को ये बताना पड़ेगा। गोरखपुर में बच्चे क्यों मर गए? इलाज क्यों नहीं हो सका? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्यों इतनी मौतें हो गई? बिहार में इतनी मौतें क्यों हो गई? कितनी? मान्यवर, जब तक ये ज़हनियत नहीं बदलेगी, मेरे जैसे लोगों का सर्वाइवल बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति हूं मान्यवर, और इसलिए भी मैं बहुत अहमियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एक कमीशन बिठाएं आप। लोकतंत्र के इस पर्व पर जो हुआ है मेरे यहां, 15 दिन तक बराबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नंगा नाच किया है, मारा है लोगों को, बहुत एक वर्ग के लोगों को, रामपुर शहर के अंदर, स्वार के अंदर, टांडा के अंदर, दड़याल के अंदर। आप बिठाएं कमीशन, हमारा भी रोल देखें, जिला अधिकारी का रोल भी देखें। शौकिया मारा है लोगों को, दरवाजे तोड़कर घुसे हैं लोगों के अंदर। 77,000 रेड कार्ड दिए हैं पुलिस ने दरवाजे के अंदर घुसकर, और 77,000 परिवारों से ये कहा कि वोट डालने के लिए नहीं निकलोगे। जहां 77,000 परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, लोकतंत्र कहां बाकी रह जाएगा? कैसे? अगर ये झूठ है मान्यवर, ये भी नोट किया जाए, कमीशन का हिस्सा माना जाए इसे। अगर 77,000 परिवारों को रेड कार्ड देकर वोट डालने से वंचित न किया गया हो, तो जो सजा ये सदन चाहे तय कर ले। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि लोकतंत्र का बचना जरूरी है, और लोकतंत्र आवाजों से नहीं बचेगा। मान्यवर, लोकतंत्र तब बचेगा जब फांसी के तख्तों पर चढ़ने से पहले शहीद भगत सिंह का वजन लिया जाएगा तो 5 पाउंड वजन बढ़ चुका होगा। इससे साबित होता है देश की आजादी कैसे हुई थी। आपस के रिश्तों को नहीं संभालेंगे, देश खुशहाल नहीं रह सकता। मैं कहता हूं ये पूरा शरीर हिंदुस्तान है। मेरे शरीर के 5वें हिस्से पर अगर फालिज लग जाएगा तो ये कामयाब हिंदुस्तान और सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं होगा। पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति इसे सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं कहेगा। एक आवाज 3 तलाक के लिए आई थी मान्यवर, कोई 1 तलाक मानता है माने, कोई 2 मानता है माने, कोई 3 मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं मान्यवर। और मैं एक बात और भी कह दूं, ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिलाओं की बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं के दुख, उनके दर्द और उनकी तकलीफों के बारे में भी बताएं, सबरीमाला के बारे में बताएं। जो आखिर सबरीमाला में एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए मान्यवर, मैं आधा मिनट लूंगा आपका। मुझे तो इस बात का मान्यवर, मुझे इस बात का भी अंदेशा है मान्यवर, मुझे इस बात का अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो देश अपने आप को शादी के बंधन से अलग कर ले। मान्यवर, कहीं ऐसा ना हो कि शादी, ब्याह, निकाह और मंडप से लोग डरने लगे और हमारे यहाँ मान्यवर, हमारे यहाँ शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए और लिविंग रिलेशंस को लोग पसंद करने लगे। आइए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस लाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।